गुड इवनिंग वंस अगेन। गुड इवनिंग वंस अगेन इसलिए बोल रही हूँ कि पहले मैं अपने आप को लाइव कर चुकी थी, लेकिन मैंने देखा तो मैं लाइव नहीं हुई थी क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसकी वजह से, इसलिए मैं वंस अगेन बोल रही हूँ। चलो गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते भाई, कैसे हो? प्रॉपर सांस वांस ले पा रहे हो? अपने आप को जीवित महसूस कर पा रहे हो? क्योंकि भैया दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है पॉल्यूशन से। डीपी सर की तबीयत और खराब हो गई पॉल्यूशन की वजह से, है ना? तो अपना बस ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ठंड वंड स्टार्ट हो गई है तो सर्दी से थोड़ा सा बच के रहें, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो आप कर ही लोगे। चलो भाई, नीतू ढाकर गुड इवनिंग। कुछ बच्चों के नाम ले ली जाए, नहीं तो बच्चे गुस्से भी होते हैं। चलो अब कुछ बच्चों के नाम लेते हैं यहाँ पर। शैलेश यादव बेटा गुड इवनिंग, सौरभ यादव गुड इवनिंग, अरविंद राजपूत गुड इवनिंग, स्वाति मुंदोतिया ओके। उसके बाद है रिव्यांशु पटेल, सीबू कुमार दास, ओहो हो बहुत स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, अजीत कुमार, शैलेश यादव, अरविंद राजपूत। चलो बहुत सारे बच्चे। क्लास पीडीएफ, केमिस्ट्री का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं टेक्निकल टीम को, भाई ऐसा है तो फिर बताएंगे। सूर्यकांत जी आपका नाम ले लिया। सूर्यकांत का कहना है कि मेरा नाम नहीं लेती, बाकी सबका नाम लेती है, ठीक है। इधर है अच्छा सूर्य सरस्वती, ओके सरस्वती, नीरज कुमार, दानी कुमार। चलो भाई, आप जिसका नाम नहीं लिया वो गुस्सा नहीं होएगा, है ना? सबका नाम ले लिया है। चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। तो कल हम पढ़ रहे थे विटामिन के बारे में, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे बताओ? और कौन कौन सी विटामिन पढ़ ली थी? विटामिन ए, ये देखो मच्छर देखो कितने हो रखे हैं। विटामिन ए हमारा कंप्लीट हो गया था। विटामिन डी हम पढ़ रहे थे, और विटामिन डी के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी थी, बस एक दो बातें बतानी बाकी हैं। जहां पर लास्ट पॉइंट मैंने छोड़ा था विटामिन डी के बारे में, वो क्या छोड़ा था जल्दी से बताओ? वो छोड़ा था हमने कि विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कौन सा विटामिन हार्मोन विटामिन कहलाता है, जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? विटामिन डी। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हार्मोन क्यों कहते हैं इस विटामिन को। बिकॉज ये विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन कौन बनाता है? पैराथाइरोइड ग्लैंड बनाती है। पैराथाइरोइड ग्रंथि है वो एक हार्मोन बनाती है, और वो हार्मोन ठीक जैसे विटामिन डी काम करता है वैसे ही काम करता है ये पैराथाइरोइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। अब ये विटामिन अब अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो ये विटामिन क्या काम करता है? तो विटामिन डी क्या काम करता है बच्चा? विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम का अवशोषण करवाता है, और इस कैल्शियम को इसका एब्जॉर्प्शन करवा के कहां पर भेजता है? बोन्स के पास भेजता है, और हमारे टीथ, दांत और हड्डियों के पास पहुंचाता है। और इसी कैल्शियम से फिर हमारी हड्डियां क्या होती हैं? रिजिड, कठोर होती हैं, और इसी कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। तो कहने का मतलब जैसे विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है, वैसे विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बस अब इससे आगे क्या है? इससे आगे आपको बात क्या समझनी है, ध्यान से सुनिए। विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम विटामिन डी को हम अच्छे तरीके से, आप विटामिन डी के सोर्सेस खाते हो, विटामिन डी के लिए आप दूध पीजिए, नॉनवेज लीजिए, उसके अलावा आप अंडा खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। ये कुछ सोर्सेस होते हैं विटामिन डी के। और जब बाकी सनशाइन भी होता है, ये मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है प्रीवियस स्लाइड में। अब अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी दो टाइप की होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे तो कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन कैसे आता है सुनिए। विटामिन डी दो टाइप की होती है, एक विटामिन होता है D2 और एक होता है विटामिन D3। विटामिन D2 एंड विटामिन D3 आपने अगर कभी देखा होगा तो कभी आपको जब अगर हड्डियों वगैरह में प्रॉब्लम हुई होगी, कैल्शियम की कमी हुई होगी आपके बॉडी में,
तो क्या होगा, आपने डॉक्टर को बोला होगा, तो डॉक्टर बोलता है कभी कभी आपके जब कैल्शियम वगैरह का लेवल चेक करता है या विटामिन डी का लेवल चेक करता है, तो आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है विटामिन D2 इतना है, इतना होना चाहिए, या D3 इतना है, इतना होना चाहिए, ऐसा है ना। अब विटामिन D2 और D3 है, ये D के ही टाइप हैं। इनके टाइप क्यों पड़े? क्योंकि इनके अलग अलग केमिकल नेम होते हैं, और एग्जाम में बस यही आएगा कि विटामिन D2 का केमिकल नेम क्या है। देखो, अगर अकेला आए कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तब तो आप क्या करोगे कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्सीफेरोल हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे विटामिन D2, स्पेशली मेंशन कर रखा है कि D2 का केमिकल नेम क्या है, तब आप बताओगे D2 का केमिकल नेम होता है इर्गो कैल्सीफेरोल। इर्गो कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल विटामिन डी को बोलते हैं, और इर्गो आगे लगा दोगे तो वो D2 का केमिकल नेम हो जाएगा। ऐसे ही विटामिन D3 का केमिकल नेम होता है कोले कैल्सीफेरोल। कोले कैल्सीफेरोल, कोले कैल्सीफेरोल। ये लीजिए बच्चों, अगर हद मार के कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इनके केमिकल नेम से आएगा, बाकी नहीं आता है इनसे। बस इनका जब कंपोजिशन होता है ना, जब ये बनते हैं तो थोड़े से केमिकल कंपाउंड अलग अलग हो जाते हैं, जहां से ही इनका नाम, इसका नाम बन गया इर्गो कैल्सीफेरोल और इसका नाम बन गया कोले कैल्सीफेरोल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इर्गो कैल्सीफेरोल किस विटामिन का केमिकल नेम है, तो आप कहोगे विटामिन D2 का, और कोले कैल्सीफेरोल किस विटामिन का केमिकल नेम है, D3 का है। क्लियर है बात यहां तक? अब विटामिन डी का केमिकल नेम हो गया, इसका फंक्शन पता लग गया, इसके सोर्सेस पता लग गए। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, ये स्किन में बनता है, किस केमिकल से बनता है वो बता दिया है। और विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि विटामिन डी की अगर कभी डेफिशिएंसी हो गई आपके बॉडी में, तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो सकती है, इसकी कमी के कारण क्या क्या बीमारी देखने को मिल सकती है। विटामिन डी की कमी के कारण रोग कौन से हो जाएंगे? जब जब विटामिन की कमी होगी तब तब आपको क्या होंगी, बीमारियां होंगी। ये तो बात क्लियर है, पढ़ा भी चुकी हूं, है ना, क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए ही तो हम विटामिन खाते हैं। और जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहली बीमारी होती है रिकेट्स। रिकेट्स बोलते हैं इसे, हिंदी में रिकेट्स लिखो, या कभी कभी आता है हिंदी में लिखा हुआ सूखा रोग। सूखा रोग, क्योंकि ये रिकेट्स जो है वो जनरली जब किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी हड्डियां पतली हो जाती हैं। रिकेट्स क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है और उसकी जो बोन्स हैं, उसकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। दूसरा, उसकी हड्डियां जो हैं वो थिन रह जाती हैं। थिन का मतलब है पतली, उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, हड्डियां सॉफ्ट रह जाती हैं। हड्डियां तो मुलायम नहीं होनी चाहिए ना, हड्डियां तो स्ट्रॉन्ग रिजिड होनी चाहिए। तो अगर किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, और इसके साथ आप बताओगे उस बच्चे को, मतलब छोटा बच्चा है जिसमें भी दांत नहीं आए, तो उसमें दांत वगैरह भी बहुत समय से आते हैं, देरी से आते हैं। तो आप लिख लेना उस बच्चे में लेट टीथ आते हैं। कहने का मतलब दांतों का जो ग्रोथ है वो देरी से होगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी है। उसके अलावा ये जो स्कल है, ये क्या है आपका, जो खोपड़ी है, ये भी, इसके अंदर हड्डियां होती हैं। ये जो खोपड़ी है ना बच्चों, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये जो हड्डियां हैं इनके पास भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो ये हड्डियां, ये बोले तो इसका जो खोपड़ी है वो भी कमजोर रह जाता है। तो स्कल ऑल्सो बिकम्स वीक, जो स्कल है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कमजोर हो जाएगा। बच्चे की जो खोपड़ी है वो भी कमजोर रह जाती है। तो इसे कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स बेसिकली किस में होता है, छोटे बच्चे के अंदर होता है। अब सुनो नेक्स्ट बात, जब किसी एक अडल्ट के अंदर, अडल्ट का मतलब हमारी एज में, किसी लड़की या लड़के में विटामिन डी की कमी होती है, तब उसको होता है ओस्टोमलेशिया। तब उसे क्या होता है, ओस्टोमलेशिया नामक डिजीज होती है। एक हमने पढ़ा किरेटोमलेशिया, और ये कौन सा है, ये है ओस्टोमलेशिया।
ऑस्टोमलेसिया। बच्चों जब जब ऑस्टो या ऑस्टियो टर्म देखते हो वो काम में लिया जाता है बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए ऑस्टो या ऑस्टियो टर्म यूज में लिया जाता है। तो बोन्स में ही कुछ बीमारी होगी, ये बीमारी होती है एक अडल्ट के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ये नहीं होती है। इसमें क्या होता है, तो एक बड़े इंसान के अंदर, एक अडल्ट के अंदर जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तब उसके अंदर क्या होता है आप बताओगे। एक तो उसकी जो बैकबोन है, बैकबोन बोले तो आपका रीढ़ की हड्डी, ये बैंड होने लग जाती है, मतलब ये रीढ़ की हड्डी मुड़ने लग जाती है, वो कुछ ऐसा सा हो जाता है। तो पहला तो इसके अंदर लिखिए बेंडिंग ऑफ बैकबोन, बेंडिंग ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो है उसमें बैंड आ जाता है, बैंड का मतलब है वो मुड़ने लग जाती है। और दूसरा उसकी जो बाकी की हड्डियां हैं वो भी क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। उस इंसान की हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाएंगी और वो मुलायम हो जाएंगी। इसे कहते हैं ऑस्टोमलेसिया। कहने का इतना सा मतलब है बच्चों, ध्यान से समझो, जब किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो उसे रिकेट्स कहा जाएगा, और जब किसी एक अडल्ट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसे ऑस्टोमलेसिया कहा जाएगा। बस बच्चे वाले में थोड़े से अलग सिम्टम्स होंगे, अडल्ट वाले में थोड़े से अलग सिम्टम्स होंगे, है ना। ये दो डिजीज हो गई। अब तीसरी कौन सी है, अगर विटामिन डी की, जनरली आप लोग बुक्स वगैरह में ये दो ही देखते हो, है ना, आप लोगों के पास होंगी, दो चार बड़ी फेमस सी किताबें हैं वो होंगी आपके पास। लेकिन मैं आपको यहां पर एक दो बीमारियां और पढ़ाने वाली हूं विटामिन डी की कमी से। कौन सा, तो नेक्स्ट लिखो 3 नंबर पे, जिसे कहा जाता है नोकनी डिजीज एंड बाउलेक्स। पहले पढ़ेंगे कौन सी, बाउलेक्स। अच्छा, अब बाउलेक्स को ना हिंदी में कुछ नहीं कहा जाता है। अगर आपने कभी भी किसी डिफेंस का मेडिकल एंट्रेंस दिया होगा, या आपने कभी किसी मतलब मिलिट्री में जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए आपने अगर कभी मेडिकल दिया होगा तो उसमें आपको दौड़ वोड़ लगाई होगी, दौड़ लगाने को बोलते हैं मेडिकल में, है ना, या फिर जब भी आपका कोई फिजिकल होता है उसमें भी, तो आपसे ना 2 चीजें पूछी जाती हैं उस फॉर्म में। जब आप वो फॉर्म सबमिट करते हैं या जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है उस समय आपसे पूछा जाता है कि आपको बाउलेक्स तो नहीं है। अब ये बाउलेक्स क्या होता है बच्चों, जब कभी किसी इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, ध्यान से सुनना, तो उसकी सारी हड्डियां पतली हो जाती हैं और उसके शरीर का जो सारा वजन है वो आ जाता है उसकी जांग की हड्डियों पर, थाई बोन्स में। आपकी दोनों पांव की जो जांघें हैं उन जांघों में 2 फीमर होती हैं। ये एक मान लो आपका ये थाई है तो इसके अंदर फीमर है, एक आपका ये फीमर है, ठीक है, 2 फीमर हैं। ये फीमर एक हड्डी का नाम है। ये कहां की है, तो ये जांग की हड्डी है, थाई बोन है। तो जिस इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उस इंसान की हड्डियां पतली हो जाती हैं और उसके शरीर का सारा वजन जांघों के अंदर जो फीमर हड्डी होती है उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है सारा शरीर का वजन। तो क्या होता है, ये फीमर धीरे धीरे, अभी ये ऐसी है लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो ये फीमर बच्चा ऐसे हो जाती है इंद्रधनुष के जैसी, रेनबो के जैसी, इंद्रधनुष के जैसी, कुछ ऐसी सी फीमर हो जाती है, ऐसी फीमर होने लग जाती है। तो इस डिजीज को नाम दिया जाता है बाउलेक्स। इसे क्या कहा जाता है, बाउलेक्स कहा जाता है ना। बस मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब कभी किसी इंसान के अंदर विटामिन डी वगैरह की कमी होती है तो उस इंसान की हड्डियां पतली हो जाती हैं, जिसके कारण उसका सारा जो वजन है वो उसकी जांग की हड्डी किसमें, फीमर पे आ जाता है, और फीमर जो स्ट्रेट थी, एकदम सीधी थी, वो ऐसे मुड़ जाती है, इंद्रधनुष के जैसी हो जाती है। और इस बीमारी को कहा जाता है बाउलेक्स डिजीज। और जब कभी किसी इंसान को बहुत दिनों तक ऐसी कमी रहती है विटामिन डी की तो आगे चलकर इसी बाउलेक्स से हो जाता है नोकनी डिजीज। एक और बीमारी है, इसे बोलते हैं घुटनों का आपस में मिलने वाला रोग, नोकनी डिजीज। अब इसमें क्या होता है, ये भी अक्सर जब कभी आपने दौड़ वोड़ लगाई होगी तो उसमें पूछते हैं कि आपको नोकनी तो नहीं है। तो ये क्या होता है, देखो ये आपकी जांग है, इस जांग से जस्ट नीचे की तरफ क्या है आपका, यहां पर घुटने वाला एरिया है,
एक घुटना इधर, एक घुटना इधर। तो क्या होता है, ये दोनों आपके घुटने हैं सपोज करो, है ना। तो ये आपका फीमर ऐसे हो गया, आपको बहुत दिनों तक बाउलेक्स है, तो धीरे धीरे ये फीमर कुछ ऐसा सा मुड़ जाता है, और जिसके कारण ये दोनों घुटनों के बीच का गैप कम हो जाता है, और ये गैप कम होता है तो ये घुटने ऐसे पास पास में आ जाते हैं, और जब ये इंसान दौड़ लगाएगा, भागेगा, तो इसके घुटने आपस में टकराएंगे, इसके घुटने आपस में टकराएंगे और ये गिर जाएगा, ये दौड़ नहीं पाएगा। इस बीमारी को कहा जाता है नॉकनी डिजीज। इस डिजीज को कहा जाता है नॉकनी डिजीज। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या बता रही हूं कि बाउलेक्स एंड नॉकनी दोनों ही किसकी कमी से होती हैं? ये दोनों ही डिजीज अक्सर विटामिन डी की कमी से देखने को मिलती हैं। जब लगातार किसी इंसान में बहुत दिनों तक विटामिन डी की कमी पाई जाती है, तब उस इंसान में बाउलेक्स और नॉकनी जैसी डिजीज होती हैं, ठीक है। अब नॉकनी में क्या होता है, फीमर ऐसे मुड़ जाता है तो घुटनों के बीच का गैप कम हो जाता है, और जिसके कारण घुटने आपस में टकराते हैं और ऐसा इंसान दौड़ नहीं पाता है, 4 कदम चलने पर ही वो गिर जाता है बार बार, तो वो दौड़ से बाहर हो जाएगा, तो इसे नॉकनी डिजीज कहा जाता है। हो गया। तो देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इतनी सारी बीमारी है। एक और भी होती है, आप वो भी लिख लो, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस 5 नंबर पे लिखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ऑस्टियो का मतलब है बोन्स, और पोरोसिस, पोर्स का मतलब होता है छेद, हड्डियों के अंदर छेद होने लग जाते हैं। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, और विटामिन डी की कमी तो है ही, साथ में आपके बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो जाए, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियों के अंदर होल होने लग जाते हैं, छेद होने लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें खून वून बनता है। तो प्रॉपर तरीके से ऐसे इंसानों में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ब्लड की जो सेल्स हैं वो बिना मैच्योर हुए ही इन छेद से बाहर वगैरह आने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे खतरनाक सिम्टम्स भी हैं। तो जब किसी इंसान के शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो कुछ ऐसी बीमारियां देखी जाती हैं। तो अब बच्चों एग्जाम में आएगा तो बता दीजिएगा, रिकेट्स, ऑस्ट्रोमलेशिया, बाउलेक्स, नॉकनी एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब एक विटामिन की कमी से होते हैं, और वो कौन सा विटामिन है? दैट इज विटामिन डी। वो कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? चलो, तो ये विटामिन ए एंड डी आपके यहां पर कंप्लीट होते हैं। हम पहले फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ रहे थे। फैट में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है? अभी तक हमने ए और डी पढ़ लिया है। नेक्स्ट लिखोगे विटामिन ई, क्योंकि ए डी ई के, विटामिन ई, ये सारी क्या होती हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, ठीक है, विटामिन ई। और विटामिन ई की जब बात करते हैं तो ये किसके लिए अच्छा होता है? एक तो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, आपकी स्किन के अंदर ग्लो लाता है, आपकी जो त्वचा है वो इतनी अच्छी खिलखिलाती है, स्किन के अंदर ग्लो पैदा करने वाला विटामिन होता है। बाकी इसके बारे में सारी बातें जानते हैं। सबसे पहला, इस विटामिन को केमिकली क्या, किस नाम से जानते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। इसका केमिकल नेम क्या हो गया? आप बताओगे। इसे केमिकली टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। टोकोफेरोल, सेम नाम हिंदी में है। अब अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं तो बच्चा, विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाला विटामिन। अब सुंदरता कैसी वाली? तो देखो, सुंदरता, आंतरिक सुंदरता ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, है ना। बाकी बाहरी सुंदरता तो क्या है, 4 दिन की है, ढल जाएगी बुढ़ापे में। सुनो, इसे ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये आपकी स्किन के अंदर ग्लो लाता है और आपकी स्किन को हेल्दी रखता है और स्किन को झुर्रियां वुर्रियां पड़ने से बचाता है। आपकी त्वचा को स्वस्थ रखेगा और त्वचा के अंदर ग्लो पैदा करेगा, और ये एंटी रिंकल्स विटामिन कहलाता है, झुर्रियों से बचाने वाला विटामिन कहलाता है।
क्यों ऐसा क्यों करता है ये विटामिन, मतलब ऐसा क्या कर देता है हमारी स्किन के अंदर, तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रही हूं कि ये विटामिन ए आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, ग्लो पैदा करता है। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हुई तो आपकी स्किन में मतलब झुर्रियां पड़ जाएंगी, ग्लो गायब हो जाएगा, आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी, है ना। अब ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इस विटामिन का एक प्रॉपर्टी होता है, इस विटामिन को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इस विटामिन को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। इस विटामिन को प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर आपको ये टर्म विटामिन सी के समय वापस सुनने को मिलेगा, तब मैं इसका मीनिंग आपको नहीं समझाऊंगी। आज ही अभी सुन लीजिए, आगे चलकर फिर मैं इसका नाम आपको वापस से नहीं बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। सुनिए बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का मतलब क्या होता है। दो विटामिन हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, ई भी है एंड सी भी है। अभी बता देती हूं, बाद में सी के समय में नहीं बताऊंगी आपको क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। आपने बहुत बार सुना होगा कि लड़कियां दही लगाती हैं अपने फेस पे, या टमाटर लगाती हैं, या बेसन लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं, बिकॉज हल्दी भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है, सुनिए बच्चा, जब हमारे एक दिन में, मैं यहां पे समझाती हूं इसका मीनिंग, हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। हमारा शरीर एक मशीनरी सिस्टम है, जैसे एक मशीन काम करती है वैसे हमारा बॉडी काम करता है। हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो उन एक्टिविटीज के रिजल्ट में बहुत सारे फ्री ऑक्सीजन बनते हैं। लाइक जब रेस्पिरेशन हुआ, जब डाइजेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म पढ़ा है ना मैंने क्या होता है, चयापचय क्या होता है, एक दिन में जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या चयापचय क्रियाएं कहते हैं। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उनके रिजल्ट में बहुत सारे फ्री ऑक्सीजन बनते हैं हमारे बॉडी में। खूब सारे फ्री ऑक्सीजन घूम रहे हैं हमारे बॉडी में। ये फ्री ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, सेल्स को मारने का काम करते हैं, सेल्स को मारने का काम करते हैं, ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे बॉडी में जहां पर भी जाएंगे उस हिस्से की सेल्स को खराब कर देते हैं। अगर ये फ्री ऑक्सीजन गए हमारे हार्ट के पास तो हमारी हार्ट की सेल्स को मार देंगे, और हार्ट की सेल्स अगर कार्डियक सेल्स मर गई तो बच्चा आप समझ सकते हैं हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं हम लोग। अगर ये फ्री ऑक्सीजन हमारे हार्ट की सेल्स के पास गया तो हमारे हार्ट की सेल्स को खत्म करेगा, और हार्ट की सेल्स काम करना बंद कर देंगी तो हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही अगर ये फ्री ऑक्सीजन गया कहां पर, हमारी स्किन में, तो स्किन में क्या कर देगा, डेड सेल्स ज्यादा बना देगा, और इसी डेड सेल से आपकी स्किन का ग्लो गायब हो जाएगा। और बहुत ज्यादा डेड सेल्स बन गई तो आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी नहीं रहेगी, आपकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स की लेयर जम जाएगी, आपकी स्किन में ग्लो नहीं रहेगा, और आपको एजिंग होने लग जाएगी, आपको रिंकल्स, झुर्रियां पड़ने लग जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि ये फ्री ऑक्सीजन अगर कहीं पर भी आपके हार्ट वगैरह में जाते हैं तो हार्ट जैसी आपके हार्ट की सेल्स को खराब कर देते हैं, और अगर ये फ्री ऑक्सीजन आईज में जाते हैं तो आंखों की सेल्स को भी खराब कर सकते हैं, तो कैटरेक्ट जैसी, मोतियाबिंद जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो अब क्या होता है, इसका मतलब मैम ये फ्री ऑक्सीजन तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमें, इन्हें खत्म करना चाहिए। यस ऑफ कोर्स इन्हें खत्म करना चाहिए, और ऐसे केमिकल्स या ऐसे विटामिन जो इन फ्री ऑक्सीजन को मार दे, इन फ्री ऑक्सीजन को मार दे, उसे एंटीऑक्सीडेंट केमिकल या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। ऐसा विटामिन जो इन फ्री ऑक्सीजन को, इन मुक्त ऑक्सीजन को मार दे ताकि वो हमारी सेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं, तो उस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन या उसी विटामिन को हम, या उसी केमिकल को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल। जैसे हल्दी को हम एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं, इसीलिए तो किसी की शादी वादी से पहले हल्दी का लेपन किया जाता है, बिकॉज उसकी जो स्किन के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो भी मर जाएगा, उसकी स्किन में डेड सेल्स हैं तो वो भी मर जाएंगे, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। समझ गए मेरी बात? तो अब आपको मीनिंग समझ में आ गया एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है ना।
जो भी इन फ्री ऑक्सीजन को मारेगा और हमारे बॉडी को बचाएगा सेल्स को मरने से, उसी को हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। और वो विटामिन एक तो ई होता है और एक सी होता है। इसका मतलब मैम विटामिन ई जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो स्किन है उस स्किन के अंदर जो डेड सेल्स होती हैं उन्हें बनने से बचाता है। और जितनी कम डेड सेल्स होंगी उतनी ही आपकी स्किन ग्लो करेगी और वो हेल्दी रहेगी, और उतना ही कम आपका स्किन खराब होएगा, या उतना ही कम एजिंग होगा, या उतना ही कम आपको रिंकल्स आएंगे आपकी स्किन पे। तो बेसिकली आपकी स्किन के लिए अच्छा हो गया। दूसरा, अगर मैं विटामिन ई की बात करती हूं तो देखो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट के अंदर कोई डेड सेल्स हैं तो उनको भी डेड सेल्स बनने से बचा रहा है। तो बेटा यहाँ पर ये हार्ट वगैरह के लिए भी अच्छा माना जाता है विटामिन ई। विटामिन ई, ठीक है। अब बात करते हैं इस विटामिन के सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके लिए क्या क्या खाओ, सोर्सेज क्या हैं। तो जब इसके सोर्स की बात करते हो तो एक तो आपके ये जो बीजों वाले तेल होते हैं, वेजिटेबल सीड ऑयल्स, वेजिटेबल्स सीड ऑयल है ना, जो सीड ऑयल्स होते हैं, जितने भी सीड ऑयल्स आते हैं उनमें होता है। इसके अलावा ये नट्स में भी होता है। उसके अलावा विटामिन ए, आप तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, वाटरमेलन, मेलन है ना, तरबूज खरबूज खाते हैं, उनके अंदर भी होता है। उसके अलावा नारियल के पानी में भी होता है, नारियल पानी में भी होता है। और इसके अलावा जो आपका कोड लीवर ऑयल होता है, कोड लीवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल होता है, उसमें भी विटामिन ई होता है। तो ये कुछ आपके सोर्सेज हैं विटामिन ई के, ठीक है। अब वेजिटेबल सीड ऑयल्स में सारे आ गए, जैतून का तेल भी है ना, ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं, इन सब में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक तो ये हो गया विटामिन ई का, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं इसे, जो मैंने येलो कलर से लिखा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं विटामिन ई के बारे में। सब समझ में तो आ रहा है ना सभी बच्चों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब विटामिन ई की दूसरी बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, विटामिन ई इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। ये किसमें हेल्प करता है? इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन, हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। ये प्रजनन में भी सहायक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी सहायक होता है, प्रजनन की प्रक्रिया में भी सहायक है। कैसे? अब प्रजनन के लिए मेल और फीमेल में क्या होती हैं? दो टाइप की सेल्स बनती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गैमेट सेल्स बोलते हैं। और कौन कौन सी? तो दो टाइप की गैमेट सेल्स होती हैं जिन्हें हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। कौन कौन सी? मेल में होती हैं उनको स्पर्म्स, शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं, और फीमेल में होती हैं उन्हें ओवा, अंडाणु या डिंब कहते हैं। अंडाणु या डिंब बोल दीजिए। और जो लड़कों में बनती हैं उन्हें हम शुक्राणु कोशिकाएं, स्पर्म सेल्स बोलते हैं। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, जब ये दोनों जुड़ती हैं, फ्यूज होती हैं, है ना, तभी तो रिप्रोडक्शन होता है। तो जब हम बात करते हैं विटामिन ई क्या करता है, तो विटामिन ई स्पर्म्स और ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये स्पर्म्स और ओवा के निर्माण में सहायक होता है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि विटामिन ई इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। यह प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक है। इसका मतलब क्या है? ये लड़का और लड़की में जो गैमेट सेल्स बनती हैं, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, जिन्हें हम प्रजनन कोशिकाएं भी बोलते हैं, जैसे स्पर्म्स एंड ओवा, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, इनके निर्माण में भी सहायक होता है। अब अगर किसी लड़का या लड़की के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाएगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पर्म्स और ओवा के निर्माण में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और स्पर्म्स और ओवा प्रॉपर नहीं बन पाया तो क्या ये लोग रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? क्या इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्रॉपर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और ऐसे लोग जिनके अंदर विटामिन ई की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और जिसके कारण उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट सेल्स बनने में प्रॉब्लम आती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्राइल। वो स्ट्राइल रह जाते हैं। स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ रह जाते हैं, बांझ रह जाते हैं।
उनकी फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए इस विटामिन को कहा जाता है एंटी स्टरलिटी विटामिन। एंटी स्टरलिटी का मतलब है जो आपको स्टरलिटी से बचाएगा, जो स्टरलिटी से बचाएगा और आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से गैमेट सेल्स बनाने में हेल्प करेगा, उस विटामिन को कहते हैं विटामिन ई। उस विटामिन को क्या कहते हैं हम? विटामिन ई। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन को एंटी स्ट्राइल विटामिन या एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं, तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों वो विटामिन ई होता है। अब स्किन भी हेल्दी रखनी है और दूसरा आप बताओगे रिप्रोडक्टिव सेल्स भी अच्छे से बनानी है, तो विटामिन ई भरपूर मात्रा में लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब चलो अब बात करते हैं कि अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, अगर विटामिन ई की कमी हो गई, ई की मान लो आपके बॉडी में कमी हो गई, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है? कौन कौन सी? तो जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहला तो मैम हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी, और स्किन में प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग का मतलब क्या है? अर्ली एजिंग का मतलब होता है उम्र से पहले बुढ़ापा आना। मतलब आप 30 साल के हैं और आप लगने लग जाएंगे 40 साल के, क्योंकि आपकी स्किन खराब हो जाएगी, उसका ग्लो चला जाएगा और आपकी स्किन पे रिंकल्स, झुर्रियां जैसी चीजें बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है कि आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा लगती है। लेकिन अगर आप भरपूर मात्रा में विटामिन ई लेते हैं तो आप बेटा थोड़े से उम्र से कम, आपकी उम्र 30 साल की और आप 25 साल के दिखोगे, है ना? ऐसा भी हो सकता है ना? चलो अगला अगला क्या होगा? अगला आप बताओगे अगर किसी बंदे में या किसी बंदी में, मतलब लड़का लड़की में विटामिन ई का कमी हो गया तो उनका फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उनमें स्टरलिटी भी आ सकती है, मतलब उनमें गैमेट सेल्स नहीं बन सकते हैं और जिसके कारण वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला विटामिन भी कहते हैं। अगला इसका नेक्स्ट, अगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी हुई तो आपके बॉडी में फ्री ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएंगे और वही फ्री ऑक्सीजन आपके हार्ट के सेल्स को जाके खत्म कर सकते हैं, आपके हार्ट की सेल्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी हार्ट की सेल्स काम करना बंद कर सकती हैं और आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी आ सकती हैं। हार्ट अटैक, हृदय आघात जैसी बीमारी भी आप सामना कर सकते हो। अगर इस विटामिन की कमी हुई तो आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाएगी और आपके बॉडी में फ्री ऑक्सीजन ज्यादा बनेंगे और वही फ्री ऑक्सीजन अगर आपकी आंखों में आए तो आपकी आंखों की सेल्स को खराब कर देंगे, जिसके कारण आपको कैटरेक्ट जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। कैटरेक्ट बोले तो इसे हिंदी में मोतियाबिंद रोग भी कहते हैं, मोतियाबिंद रोग भी कहते हैं। अब बच्चों आप देख लो, इसमें से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ये सारे के सारे किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं? विटामिन ई की डेफिशिएंसी, ई की कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। अब बताओ किसी को यहां तक के क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हो गया आपका विटामिन ई। ए डी ई तीनों पढ़ लिए हैं और तीनों ही किस में सॉल्युबल होते हैं? फैट में सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। मैम ज्यादा पानी पियो तो सब कुछ सही होगा। देखो ज्यादा पानी पियो तो सब कुछ सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो पानी है वो विटामिन की कमी पूरी कर देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो पानी है वो क्या करता है, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना है आपके बॉडी का जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो उतने ज्यादा बाहर रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत कम बीमारियां होंगी, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। हाँ, पानी पीना अच्छी बात है, बिकॉज पानी आप जानते हैं कि पानी अपने साथ बहुत सारी खराब चीजों को बहा के ले जाता है आपके बॉडी से बाहर, इसलिए कहते हैं कि पानी भी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। ठीक है, चलो हाँ जी, अगला अब चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पे। अगला विटामिन आता है फैट सॉल्युबल, लास्ट बचा है फैट सॉल्युबल में कौन सा? तो विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के, के से के फॉर काजल, के फॉर विटामिन के, है ना? चलो विटामिन के से बस एग्जाम में अक्सर एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन अभी बता दिए जाएंगे आपको। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? सबसे पहले तो ये सुनो, विटामिन के को केमिकली हम किस नाम से जानते हैं? इसके दो नाम हैं, जिस भी नाम से आपको दिख जाए टिक करके आ जाना। या तो इसे बोलो फाइलोक्वानिन,
या तो इसे कहिए फाइलोक्विनोन, ठीक है, या इसी को कहते हैं नैफ्थोक्विनोन, नैफ्थोक्विनोन। तो इसमें से जो भी नाम दिखे आपको वो आप एग्जाम में सही करके आ जाइए। फाइलोक्विनोन या नैफ्थोक्विनोन, दोनों में से ही जो नाम दिखे आपको वही करके आ जाइएगा। अब बात ये आती है कि विटामिन के क्या करता है। विटामिन के क्या करता है? कौन बच्चा मुझे सही आंसर करेगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, कौन बच्चा कहेगा, सही आंसर देगा, विटामिन के क्या करवाता है? अक्सर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार देखते हैं। हाँ जी, मैं सोर्सेज बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। पालक हो गया, सलजम हो गया, हरी सब्जियां हो गया, सब बताऊंगी मैं आपको। ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया, हाँ जी बिल्कुल, इन सब में विटामिन के होता है। सोर्सेज बताऊंगी मैं। चलो सुनो, पहले इसके सोर्सेज ही सुन लो आप, इसके स्रोत सुन लो किस किस से मिलेगा। एक तो ये हरी सब्जियों में बहुत होता है, जैसे आजकल बहुत चल रही है, मेथी के पराठे खाओ, पालक की सब्जियां खाओ, जो भी हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर होता है। एक आप बताओगे गोभी जो खाते हो, गोभी में बंद गोभी, कैबेज या आप जो फूल गोभी खाते हो, इन दोनों में ही होता है। इसके अलावा ये किस में होता है? अगर आप लीवर खा रहे हो, लीवर मतलब किसी का भी लीवर जो नॉनवेज खाते हैं, मीट मांस मछली खा रहे हो, एग अंडा खा रहे हो, पालक खा रहे हो, इसके अलावा आप ब्रोकली खा रहे हो, है ना, ब्रोकली खा रहे हो, इसके अलावा आप क्या खा रहे हो, अंडा और हरी सब्जियां, मतलब मेन इसके यही सोर्सेज होते हैं। या आपको थोड़ा बहुत अनाज में भी मिलता है, ये अनाज में भी इसका सोर्स अनाज भी होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे आपको विटामिन के भरपूर मात्रा में मिलता है। मेथी हो गया, पालक हो गया, हरी सब्जियां हो गया, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, मीट, लीवर, अंडा, इन सबसे विटामिन आपको के मिलता है। अब जब बात करते हैं किसकी, एक कह रहा है मैम हिंदी में क्यों नहीं लिखते हो? बेटा अब इसकी हिंदी तो आपको आनी चाहिए, अगर इसका हिंदी भी नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फाइलोक्विनोन हिंदी में लिख नहीं पाओगे क्या? या नैफ्थोक्विनोन हिंदी में लिख नहीं पाओगे क्या आप? कैसी बातें करते हो? कौन है ये? नीरज कुछ करके है ना? नीरज, क्या इसकी हिंदी नहीं लिख पाओगे आप? गजब है यार, फिर आप कैसे तैयारी कर पाओगे? अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के बारे में एक सेंटेंस आप अक्सर सुनते हो कि विटामिन के इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हिंदी में लिख लीजिएगा, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करवाने में सहायक होता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यह विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और रक्त का थक्का क्या होता है? जब कहीं पर भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद आपको ब्लीडिंग होती है और कुछ समय के बाद आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहां पर ब्लड का क्लोट बन जाता है। और ब्लड क्लोटिंग एक केमिकल रिएक्शन है, वो कब होती है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जब कहीं पर भी आपको चोट लगती है तो आपको ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को, रक्त के बहाव को रोकने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। अब बच्चा, ब्लड क्लोटिंग में बहुत सारे फैक्टर चाहिए होते हैं। कुछ क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, वो चाहिए होते हैं, कैल्शियम चाहिए होता है। ये ब्लड वाले चैप्टर में या तो मैं पढ़ा चुकी हूंगी या आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली क्या होता है, विटामिन के एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। विटामिन के कहाँ काम आता है? जब ब्लड क्लोटिंग होता है तो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक की तरह। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट टर्म। क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं कैटलिस्ट, और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकते हैं। और यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या करवाने के लिए होती हैं? ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने के लिए होती हैं। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको बहुत ज्यादा स्पीड में करवाता है कौन? विटामिन के। तो विटामिन के एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कहां पर? जहां पर रक्त का थक्का जमता है।
और रक्त का थक्का क्यों जमता है? ताकि कहीं पर भी आपको जो ब्लीडिंग हुई है उसको रोकने के लिए। इसीलिए बुक्स में लिखा हुआ होता है कि विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में सहायक है। फॉर्मेशन नहीं होगा यहां, हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। तो या तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सा विटामिन ब्लड का क्लोट करवाता है, या तो ऐसे ऑप्शन आएगा कि कौन सा विटामिन ब्लड का क्लोट करवाने में सहायक है, तो विटामिन के, या विटामिन के का फंक्शन क्या है, तब आप क्या लिखोगे, इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बच्चों अगला पॉइंट क्या है, विटामिन के से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो ही बनते हैं अच्छे मेरी नजर में, ठीक है। सुनो अब क्या होता है, नेक्स्ट सुनिएगा कि विटामिन के सिर्फ बाहर से जो आप सोर्सेज लेते हो उसी से नहीं बनता है, विटामिन के हमारे बॉडी में भी बनता है। और हमारे बॉडी में कहां बनता है, तो विटामिन के जो है वो हमारे बॉडी में बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब है बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु हमारे बॉडी में दो विटामिन बनाते हैं। एक तो विटामिन के बनता है इनके बॉडी में, फिर ये हमें दे देते हैं। एक विटामिन B12 बनाते हैं। तो मैं क्या कह रही हूं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया भी जाएगा आपको आगे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। उनके बॉडी में विटामिन के और विटामिन B12 बनता है, और जैसे ही उनके बॉडी में बनता है तो वो बनाकर वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कौन कौन से विटामिन बनते हैं, तो दो विटामिन बनते हैं, एक विटामिन के बनता है, एक विटामिन B12 बनता है। कौन बनाता है, कुछ बैक्टीरियाज बनाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया बनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं ये कहां होते हैं बैक्टीरिया, तो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया का घर कहा जाता है आपकी बड़ी आंत को, वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में विटामिन के बनता भी है, इसीलिए जनरली इसकी कमी इतनी नहीं होती है आपके बॉडी में, ठीक है। इसीलिए इसकी कमी इतनी ज्यादातर नहीं देखी जाती है लोगों में, लेकिन हाँ होती है इसकी कमी। जब आप बहुत सारे सोर्सेस इसके अवॉइड कर दोगे तब इसकी कमी हो भी सकती है, लेकिन जनरली इसकी कमी बहुत कम देखी जाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके 4 विटामिन हो चुके हैं अभी तक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए किसके लिए अच्छा था, आंखों के लिए। डी किसके लिए अच्छा है, आपके हड्डियों के लिए या दांतों के लिए। ई किसके लिए है, स्किन के लिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स को अच्छा रखने के लिए, हार्ट की सेल्स को अच्छा रखने के लिए, आई सेल्स को अच्छा रखने के लिए। के किसके लिए अच्छा है, ब्लड क्लोटिंग के लिए। अब आप खुद से जानते हैं कि अगर किसी इंसान के बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो उसका ब्लड का क्लोट देरी से बनेगा या बनेगा नहीं। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड का क्लोट या तो बनेगा ही नहीं, ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन नहीं होंगी, ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन होंगी नहीं, या तो नहीं होंगी, या होंगी तो उसमें देर बहुत ज्यादा लग जाएगी। और जितनी ज्यादा देर लगेगी ब्लड क्लोटिंग होने में उतना ज्यादा आपको ब्लीडिंग होगा, और जितना ज्यादा ब्लीडिंग होगा उतना ज्यादा खून आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो या तो क्लोटिंग टाइम ज्यादा लग जाएगा, ब्लड का क्लोट का टाइम जो है, क्लोटिंग टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, या क्या होगा, होगा ही नहीं ब्लड का क्लोट, क्योंकि विटामिन के वहां पर एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो जितना धीरे आपके बॉडी में ब्लड का क्लोट बनेगा उतना ही धीरे आपके बॉडी के अंदर उतना ही जल्दी से आपका ब्लड का बहाव नहीं रुकेगा, और उतना ही जल्दी खून बाहर निकल जाएगा। तो ये देखा जाता है विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से ब्लड का क्लोट नहीं होता है, या क्लोटिंग टाइम एक्सटेंड हो जाता है, या थक्का जमने में समय ज्यादा लग जाता है। क्लियर है बच्चों ये बात?
यहाँ तक क्लियर है आपको क्लास? मतलब ए डी ई के क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे विटामिन बचे हैं सिर्फ 2। कौन कौन से हमारे विटामिन बचे हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बचे हैं, पानी में घुलनशील विटामिन बचे हैं। ऐसे विटामिन जिनको घुलने के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी में घुलनशील विटामिन बचे हैं। कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी एंड सी। सी पहले पढ़ेंगे, देन विटामिन बी के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उनके लिए एक टेबल है, उस टेबल की हेल्प से हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस, है ना? तो विटामिन सी एंड विटामिन बी हम कल की क्लास में कर लेंगे। कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज की क्लास में यहीं तक था। ठीक है, बी एंड सी, बी के जो टाइप्स हैं बहुत सारे, B1, B2, इसके लिए मैं एक टेबल बना के लेके आऊंगी, उस टेबल से ही आपको पूरा याद करवा दूंगी। क्लियर है बच्चों? तो बी और सी हम कल पढ़ लेंगे। बस आज के लिए इतना बहुत है। अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, और विटामिन की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दीजिए अपने बॉडी में, है ना? चलो, विटामिन के टेस्ट होते हैं जनरली हमारे बॉडी में। विटामिन डी एंड विटामिन B12 की कमी होती है। इनका आपको लेवल हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी हाँ, इनकी डिस्कवरी भी बता दूंगी, सबकी, किसकी खोज किसने की वो भी आपको पढ़ा दूंगी कल। ठीक है, किस विटामिन की खोज किसने की वो भी मैं आपको बता दूंगी। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।